हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल पिछली वीडियो के पार्ट 1 में कृतिका का पहला पार्ट मेरे संग की औरतें पढ़ा है। हमने आधा पार्ट पढ़ा था, आधा पार्ट मैंने कहा था कि पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो ये कृतिका मेरे संग की औरतें पार्ट 1 का दूसरा भाग है, पार्ट 2 है वीडियो का। दोनों पार्ट देखना बच्चे। आप एक पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट नहीं देखते तो फिर आपको चैप्टर पूरा समझ में नहीं आएगा, इसलिए दोनों पार्ट वीडियो के दोनों पार्ट को देखना है। कल हमने लेखिका की नानी के विषय में पढ़ लिया था, उनकी माँ की विशेषताएं हमने पढ़ ली थी और उनकी परदादी के विषय में हमने पढ़ा। फिर लेखिका के घर के वातावरण के विषय में हमने पढ़ा कि लेखिका के घर का माहौल कैसा था, वातावरण कैसा था। लेखिका लेखन कार्य से कैसे जुड़ी ये भी हमने पढ़ा। आज़ादी के आंदोलन के बाद उनके पिता ने जब उन्हें कुछ उपन्यास पढ़ने के लिए दिए तो उन्होंने उनके मन और विचारों को इतना प्रभावित किया जिससे कि उन्होंने लेखन कार्य की तरफ अपना रुझान बढ़ा दिया। फिर हमने उनकी बहन भाइयों के विषय में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लेखिका और उसकी बहन का शादी का निर्णय। ठीक है। शादी के समय उसने एक नज़र में लड़का पसंद कर लिया और ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो इसी लड़के से करेगी, और यह बात लड़के को भी बता दी कि एक बार जो वह ठान लेती है करके ही दम लेती है। यहाँ लेखिका अपनी छोटी बहन रेणु के विषय में बात कर रही है कि लेखिका की जो बहन थी छोटी रेणु, वो बड़ी मनमाने किस्म की थी। जो वो एक बार अपने मन में ठान लेती थी उसे वो पूरा कर कर ही छोड़ती थी। तो यहाँ उसी के विषय में बता रही है वो। लड़के ने भी हथियार डाल दिया और अंततः उसी लड़के के साथ उसकी शादी हुई। सबसे छोटी बहन अचला ने ठीक से पढ़ाई लिखाई करके पिताजी की इच्छा अनुसार शादी की। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से लीक पर चल रही है। यहाँ लेखिका ने अपनी बहन अचला के विषय में कहा कि उसने जैसे पिताजी ने कहा उसी हिसाब से उसी अनुसार अपनी पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई करके जहाँ पिताजी ने कहा वहीं उसने शादी कर ली। तो ऐसा लगा कि वो पूरी तरह लीक पर चल रही थी, यानी जो किसी ने कह दिया, घर वालों ने कह दिया, उसी के अनुसार वो अपना जीवन चल देती थी। परंतु 30 वर्ष की उम्र तक आते आते उसने भी लिखने का मन बना लिया था। 30 वर्ष की उम्र तक आते आते उसे भी लिखने का रोग लग गया था। यह पत्रकारिता और अर्थव्यवस्था की छात्रा थी। उसने पत्रकारिता का कार्य किया और अर्थव्यवस्था की पढ़ाई की उसने। लेखिका सहित सभी बहनें लीक से हटकर चली, यह उनकी विशेषता थी। परंतु विवाह और घर गृहस्थी के परंपरागत तरीके को सबने निभाया। उनका सोचना था कि कोई प्रयोजन सिद्ध करने के लिए घर छोड़ने से कुछ नहीं होता। घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जीवन जिया जा सकता है। प्रयोजन, यहाँ एक शब्द आया है, प्रयोजन का अर्थ होता है कार्य। ये एक शब्द आया यहाँ प्रयोजन, इसका अर्थ होता है कार्य, कि कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम घर छोड़ें, घर छोड़कर ही हम अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। लेखिका और उनकी बहनों का मानना था कि हम घर में रहते हुए भी अपने जीवन को जी सकते हैं, अपने अनुसार अपने कार्य को, अपनी मर्जी से अपने जीवन को जी सकते हैं। आगे पढ़ेंगे लेखिका द्वारा किए गए सामाजिक कार्य। लेखिका ने क्या क्या सामाजिक कार्य किए। यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इस पैराग्राफ से, तो इस पैराग्राफ को थोड़ा ध्यान से समझना है। लेखिका विवाह के पश्चात बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रही। वहाँ की औरतों के साथ उसने कई नाटक किए, जबकि वहाँ पुरुष महिला एक साथ बैठकर पिक्चर भी नहीं देखते थे। अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर पुरुष प्रधान देश था, कि महिलाओं को इतनी छूट नहीं थी कि वो पुरुष और महिलाएं एक साथ बैठकर सिनेमा हॉल में पिक्चर देख सकें। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे पराये मर्दों के साथ मिलकर नाटकों में भाग लें। लेखिका ने जहां ऐसी मानसिकता लोग रखते थे कि महिलाएं पुरुषों के साथ बैठकर एक थिएटर में, एक हॉल में बैठकर पिक्चर नहीं देख सकती, ऐसी उनकी मानसिकता को लेखिका ने अपने विचारों से बदला और उन्हें भी नाटक में काम करने के लिए शामिल किया कि जो महिलाएं हैं वो भी किसी भी अन्य पुरुष पात्र के साथ, नाटक में जो भी पात्र है उसके साथ वो नाटक में कार्य कर सकें।
4 वर्ष तक नाटक करने के बाद जो धन एकत्र हुआ उसे अकाल राहत कोष के लिए दे दिया। बाद में लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में रही। नाटक करने से जो उन्होंने धन कमाया वो उन्होंने अकाल राहत कोष में दे दिया, जहाँ मतलब कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा वगैरह से जहाँ लोगों में गरीबी आ जाती है वहाँ दे दिया उन्होंने। बाद में लेखिका जो थी वो कर्नाटक चली गई। वहाँ कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में वो रहने लगी। तब तक उसके 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने की उम्र में पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ कोई ढंग का विद्यालय नहीं था। विद्यालय खोलने के लिए देखो, यहाँ लेखिका ने जब वो बागलकोट पहुँची तो उनके बच्चे स्कूल जाने की उम्र में पहुँच चुके थे, परंतु उन्हें अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए कोई अच्छा स्कूल वहाँ नहीं मिला। वहाँ एक क्रिश्चियन स्कूल था जिसमें गैर क्रिश्चियन बच्चों को, यानी जो क्रिश्चियन नहीं थे, उन्हें दाखिला नहीं दिया जाता था, और बाकी जो बच्चे थे उनके लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं था। तो लेखिका ने प्रयास किए कि क्यों ना एक ऐसा स्कूल खोला जाए जहाँ गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी दाखिला दिया जा सके। तो उन्होंने इसके लिए क्या प्रयास किया, विद्यालय खोलने के लिए कैथोलिक बिशप से हुई बहस के बाद उसने तय किया कि वह स्वयं अंग्रेज़ी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोलेंगे। लेखिका ने क्या प्रयास किए? देखो, यहाँ से प्रश्न बनता है कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। आप सभी जानते हैं शिक्षा प्राप्त करना हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो लेखिका ने इस अधिकार को दिलाने के लिए क्या किया? लेखिका जब बागलकोट में पहुंची तो वहां उसे कोई ढंग का स्कूल नहीं मिला जिसमें वो अपने बच्चों का दाखिला करा सके। तो उसने वहां के कैथोलिक बिशप से बात की कि क्यों ना यहाँ हम एक अच्छा विद्यालय खोलें। तो जो कैथोलिक बिशप थे उन्होंने लेखिका से यह शर्त रखी कि आप मुझे गारंटी दीजिए कि ये स्कूल जो आप खोलेंगी ये अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। लेखिका ने कहा कि ऐसी गारंटी मैं तो क्या, कोई भी किसी भी चीज़ की नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि गैर क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम होने के कारण हम इस तरह का विद्यालय नहीं खोल सकते। अगर आप हमें गारंटी देती हैं कि जो स्कूल हम खोलेंगे वो आने वाले 100 वर्षों तक ऐसे ही चलता रहेगा तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेखिका को ये बात सुनकर गुस्सा आया और उन्होंने तय किया कि वो खुद ही अपने बलबूते पर एक स्कूल खोलेंगी। तो लेखिका ने खुद ही प्रयास किया और वहाँ की सामाजिक संस्थाओं की सहायता से मदद लेकर उनसे एक प्राइमरी स्कूल खोला। प्राइमरी यानी कि जो 5th तक का स्कूल होता है, एक प्राइमरी स्कूल खोला जिसमें उन्होंने बच्चों को स्वयं अंग्रेज़ी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने के लिए शुरू कर दिया। लेखिका ने जो विद्यालय खोला उसमें कितनी भाषाएं पढ़ाई जाती थी? 3 भाषाएं, अंग्रेज़ी, हिंदी और कन्नड़। यहाँ से प्रश्न कई बनते हैं बेटा। लेखिका ने विद्यालय खोलने के लिए किससे बात की? कैथोलिक बिशप से। कैथोलिक बिशप ने क्या शर्त रखी कि आप हमें गारंटी दीजिए कि हमारा स्कूल अगले 100 वर्षों तक ऐसे ही चलता रहेगा। फिर लेखिका ने अपने स्वयं के बलबूते वहाँ की संस्थाओं की सहायता से खुद से एक स्कूल खोला जिसमें उन्होंने बच्चों को स्वयं 3 भाषाओं का ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया और कर्नाटक सरकार से उस स्कूल को मान्यता भी दिलवाई। उसने अपने बलबूते पर ऐसा एक प्राइमरी विद्यालय खोल दिया। उसके और अन्य अफसरों के बच्चे भी इसी विद्यालय में पढ़े। इस प्रकार लेखिका ने जो शिक्षा प्राप्त करने का बच्चों का अधिकार था, जिससे गैर क्रिश्चियन बच्चे वंचित रह जाते थे, उन्हें दाखिला नहीं मिलता था, उन्हें एडमिशन नहीं मिलता था, जिसके कारण उन बच्चों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता था। तो लेखिका ने प्रयास किया और प्रयास करके उसने बच्चों के शिक्षा के जन्मसिद्ध अधिकार को उन्हें दिलवाया और उस विद्यालय को खोला भी और उसे अच्छे तरीके से चलाया और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाई। ये लेखिका के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लेखिका के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी। आगे हम पढ़ेंगे लेखिका की छोटी बहन रेणु के विषय में। वो थोड़ा अलग व्यवहार की थी, इसलिए केवल उसी के बारे में अलग से बताया गया है। बाकी सबके बारे में, बहनों और भाइयों के बारे में हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, केवल रेणु के बारे में हमें पढ़ना है। लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कम आंकती है मतलब उससे अपने आप को कम मानती है। फिर भी लेखिका अपने ज़िद्दीपन के कारण हर जगह सफल रही, विशेष रूप से लेखन के मंच पर।
वो अपनी बहन से अपने आप को, रेणु से अपने आप को कम मानती थी हर चीज़ में, पर फिर भी जो अपना ज़िद्दीपन था उसका, हर कार्य को करने का, करके ठान दिखाने का, जैसा कि उन्होंने कैथोलिक बिशप से ज़िद करके और एक स्कूल खोला था, तो इसके कारण वो लेखन के कार्य में हमेशा अपनी बहन से आगे रही। एक बार की घटना को याद करते हुए वह रेणु के विषय में लिखती है कि दिल्ली में वर्ष 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तक तेज़ बारिश हुई। रेणु की स्कूल बस नहीं आई। सबने उसे स्कूल जाने से मना किया कि स्कूल बंद होगा, परंतु वह नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की होने के कारण 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई और फिर उतना ही पैदल चलकर वापस आई, क्योंकि स्कूल बंद था। रेणुका की अकेले स्कूल जाने की धुन और उससे उत्पन्न रोमांच कितना एकांकी और मज़ेदार रहा होगा। लेखिका का मानना है कि सचमुच अपनी धुन में मंजिल की ओर बढ़ते जाना और अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ लेखिका ने बात कही कि सच में अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपनी धुन से चलता है, अर्थात अपने मन में विचार करके अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को लक्षित करके चलता है, जो मन में ठान लेता है कि मुझे यही करना है और यही बनना है, और अपने लक्ष्य को टारगेट करके चलता है, लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करके चलता है, तो उसके जीवन में सफलता उसे ज़रूर मिलती है। अब हम पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? ये प्रश्न मैंने आपको चैप्टर के बीच में भी समझाया है कि लेखिका ने अपनी नानी को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, परंतु उनके विषय में काफ़ी कुछ सुना था, और जो उसने अपनी नानी के विषय में सुना वो उनसे प्रभावित होने के लिए काफ़ी था। उनकी आज़ादी का जुनून, देशभक्ति की भावना, देश के प्रति सच्चा प्रेम की भावना, वो बातें, उनकी वो विशेषताएं लेखिका को प्रभावित करने के लिए काफ़ी थी, इसीलिए वो अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? ये क्वेश्चन भी हमने चैप्टर के बीच में डिस्कस किया था कि प्रत्यक्ष रूप से तो नानी ने कोई भागीदारी नहीं दिखाई, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से उनके दिलो दिमाग में जो आज़ादी का जुनून था, वो उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी अंग्रेज़ अधिकारी से न करके एक स्वतंत्रता सेनानी से करके ये जता दिया कि उनके मन में आज़ादी के प्रति कितना जुनून है, सच्चे देशभक्तों के प्रति कितनी सच्ची श्रद्धा भावना है। अगला प्रश्न है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में उनकी माँ की विशेषताएं लिखिए। लेखिका की माँ की विशेषताएं हमने पढ़ी हैं कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, एक की गोपनीय बात को दूसरे को नहीं बताती थी, और बड़ी नाजुक सी थी, सादगी पूर्ण जीवन जीती थी, ईमानदार थी, ऐसी ही विशेषताएं थी उनकी। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। यहाँ मैंने आपको बताया था कि लेखिका की दादी के घर का माहौल कैसा था। वहाँ सभी अपनी मनमर्जी के मालिक थे, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता था, कोई बिना पूछे किसी की चिट्ठी नहीं पढ़ता था, सभी को अपने निजित्व दायरे में रहकर अपना निजी अधिकार था, अपने फैसले लेने का पूरा उन्हें अधिकार था। अगला प्रश्न है कि आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के रूप में पहले बच्चे के लिए लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। तो हम पूरी तरह से तो नहीं बता सकते कि इसका क्या कारण था, परंतु इसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय के सामाजिक वातावरण में लड़कियों का अपमान और तिरस्कार होता था, लड़कियों को अपमान और तिरस्कार सहना पड़ता था, उन्हें समाज में वो सम्मान नहीं मिलता था। इसीलिए समाज की सोच को बदलने के लिए लेखिका की परदादी ने उस समय अपने घर में लड़की होने की मन्नत मांगी होगी। अगला प्रश्न है, डराने धमकाने, उपदेश देने और दबाव डालने की बजाय सहज भाव से भी किसी को सही राह पर लाया जा सकता है। इस प्रश्न में हमें वो स्टोरी, वो कहानी लिखनी है जो दादी वाली मैंने आपको बताई थी। जब चोर घुस गया था तो दादी ने किस तरह उसका हृदय परिवर्तन किया था। बेटा मैंने पाठ आपको समझाया, पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए हैं, और फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि एक ही कॉपी आपको बनानी है। क्षितिज, कृतिका, व्याकरण, 9th क्लास के स्टूडेंट्स, सभी सेक्शन के स्टूडेंट्स एक ही हिंदी की नोटबुक बनाएंगे, अलग अलग नोटबुक नहीं बनाएंगे।
आप सिर्फ ऊपर कृतिका पाठ 1 पाठ का नाम ये लिख देंगे, ठीक है। और पाठ को पहले पढ़ना है, पीडीएफ में आपको पाठ मिलेगा, पहले पाठ को पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और प्रश्न उत्तर लिखने के लिए भी मैं जो पीडीएफ आपके पास भेजती हूँ उसमें जिस प्रश्न पर टिक है वो आपको करना है, जिस पर क्रॉस लगा मिलेगा वो आपको नहीं करना। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुने, लास्ट में जो मैसेज मैं आपको देती हूँ उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिए। धन्यवाद बच्चों।